हैं? माननीय अखिलेश जी सरकार ना बनाने जा रहे हैं, ना सरकार में आने वाले हैं। वो रात को सपना देखते हैं श्री कृष्ण कन्हैया जी का। मैं ये पूछना चाहता हूं कि राधे माँ का श्री कृष्ण कन्हैया जी के नाम पर एक अगरबत्ती आज तक जलाए होंगे कि नहीं? इतना ही नहीं, जो इंसान भारत माता की जय बोलने में हिचक रहा हो वह उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कहीं आने वाले नहीं हैं। कम से कम भारत माता की जय तो इस धरती नहीं दारा सिंह चौहान जी को, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, कि अब तक दलित पिछड़ा की याद नहीं आई। माननीय मौर्य जी से आप जाकर जरूर पूछिएगा कि जब बहन मायावती जी के पैर को छूकर प्रणाम बोलते थे और भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, हाथ मिलाइए किसी का पैर न छूइए, तो यहाँ सम्मान है और जहाँ अपमान है आप वहाँ अपमान की बात करते हैं। पहले वही बहन मायावती आपको आगे बढ़ाई, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आके मजबूत हो गए। आप खुद के मंत्री हैं, बेटी खुद की सांसद हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी ने उस 4 सीट से आपके बेटे को टिकट दिया था और फिर आप चुनाव हार गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की पार्टी नहीं है। मैं मौर्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब वो अच्छे जगह गए हैं जहां कम से कम घर परिवार में 50 कुर्सी पर घर परिवार के लोग बैठे हैं, जहां के खुद ही घमंडी बेटा माननीय अखिलेश भैया जी खुद ही घमंडी बेटा, जो अपने पिता का नहीं हुए, अपने चाचा का नहीं हुए, वो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य क्या होंगे? माननीय दारा सिंह चौहान जी या माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। कुशीनगर जनपद में आज हम एक ऐसे भाजपा नेता की बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस कदर समर्पित हैं कि जब इनको जिला पंचायत सदस्य थे और उस समय जब जिला पंचायत चुनाव पुनः जब आया उस समय इनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और इनके जगह पर किसी और को टिकट दे दिया। उसके बाद भी ये निर्दल दोबारा दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य उसी वार्ड से हुए जब पहली बार जिस वार्ड से थे, उसके बाद इन्होंने जिला पंचायत सदस्य होने के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि अगर बात करें तो दूसरा कोई जिला पंचायत सदस्य होता और टिकट कट जाता तो दूसरे दल में चले जाता। नीतीश यादव जी मौजूद हैं, वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य हैं। सर, आप जब जिला पंचायत सदस्य थे तो उस समय आपका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया और आप निर्दल चुनाव लड़े, जीते। बहुत कठिन चुनाव होता है, छोटा चुनाव, प्रधानी हो, जिला पंचायत सदस्य हो, बीडीसी हो। तो जब दूसरी बार आप चुनाव जीते तो क्यों भारतीय जनता पार्टी में ही फिर गए? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। और भारतीय जनता पार्टी की जहां बात है वहां भारतीय जनता पार्टी के हम लोग एक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संगठन है जहां भारत की संस्कृति की संगठन चलती है, जहां वंशवाद नहीं चलता है, जहां छत्रवाद नहीं चलता है और भारत की संस्कृति की पार्टी रहने के साथ भी हम सब उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 2000 सबसे पहले आपको बताते मैं चलूं कि 2010 में मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से लड़ा और 276 वोट से मैं चुनाव हार गया था। फिर 2015 की जिला पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रत्याशी बनाया गया था और प्रचंड बहुमत से मैंने जीत हासिल किया था। फिर 2020-21 की जो चुनाव आई, मैं प्रत्याशी अपने आप को नहीं समझकर मैं कार्यकर्ता बनकर अपना प्रचार कर रहा था। लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह लगा हो कि हमसे कोई बढ़िया कार्यकर्ता हो, हमसे कोई सीनियर कार्यकर्ता हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान बढ़ाने के लिए उनको टिकट दिया। तो मैं चुनाव भी जिला पंचायत के लड़ रहा था तो मैं यह कभी नहीं कह रहा था कि हमें ही टिकट दिया जाए। मैं ये पार्टी पर निर्णय छोड़ चुका था, माननीय अपने संगठन पर निर्णय में छोड़ चुका था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष भी था और सिटी जिला पंचायत सदस्य में था, लेकिन टिकट नहीं मिला मुझे। मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और मैं प्रचंड बहुमत से फिर चुनाव कंटिन्यू जीत कर जिला पंचायत को मैं आया। लेकिन उसके पहले मुझे बीजेपी से ही संगठन के द्वारा मुझे निकाल दिया गया था। लेकिन फिर संगठन द्वारा मुझे आदेश आया कि आप भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापस करिए, अपने पद दायित्व के साथ वापस करिए। तो फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी में वापस मैंने किया। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में बुलाया। वो इसलिए कि मैं 2015 में भी जिला पंचायत था तो भारतीय जनता पार्टी से था। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मैं 2 बार जिला अध्यक्ष रहा तो भारतीय जनता पार्टी से ही था। तो मैं कैसे ही एहसान भूल सकता हूँ? एक बार टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन इसके पहले मुझे मजबूत तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन आपके काबिलियत पर आपने दोबारा जिला पंचायत सदस्य हुआ तो कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व को ये लगा कि नीतीश
यादव मजबूत हैं और कहीं ना कहीं गलती हो गई है और पुनः आपको बुला ली? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के अपने जनपद के वरिष्ठ नेताओं से आप पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं कार्यकर्ता के नाते वापस मैं जा रहा हूं और मैं हमेशा कार्यकर्ता समझा हूं। मैं अपने मजबूती की या ना मजबूती की बात कभी नहीं की है। मैं कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बनकर रहूँगा भी, क्योंकि मेरी अनंत आत्मा भी कहती है कि मैं जब तक राजनीति करूँगा तब तक भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करूँगा, चाहे कार्यकर्ता बन के करूँ या समाज सेवी बन के करूँ। अभी तक आप बड़ा स्लो बोल रहे थे। कहा जाता है नीतीश यादव बड़े अच्छे प्रवक्ता भी हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं। अब आते हैं विधानसभा चुनाव पर। 2022 चुनाव होने जा रहा है। लगभग आपके बीजेपी भी सूची जारी करे उम्मीदवारों की, तमाम लोग दावेदार हैं। तो क्या इसमें नीतीश यादव भी विधानसभा के दावेदारी किए हैं बीजेपी से? नहीं, मैं चूँकि दावेदारी नहीं किया हूं, लेकिन ये आपसे ज़रूर बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो हम सबका प्रत्याशी होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी की कार्यकर्ताओं की पार्टी है कि जो पार्टी का टिकट लेके आएगा, हम लोग सिर्फ एक ही नाम जानते हैं, वो है कमल का फूल। हम लोग जाते हैं, संघर्ष क्षेत्र में करते हैं। पार्टी में जो प्रत्याशी होगा वो अपना प्रत्याशी होगा। हम लोग उसके लिए वोट मांगेंगे, उसके लिए स्पीच देंगे, संगठन में काम करेंगे या जिला पंचायत क्षेत्रों से रिकॉर्ड मतों से हम लोग चुनाव को आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा जो भी उम्मीदवार हो बस एक ही निशान, एक ही बात, कमल का फूल। महंगाई बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, तमाम विरोध प्रदर्शन है, बेरोजगार युवा हैं और इसके बाद भी आप कमल के फूल की बात कर रहे हैं। आज की संगठन और आज की पूरे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स बस यही विरोधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ। इसलिए हटाओ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माफिया राज खत्म होगा, गुंडा राज खत्म होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाईचारा भी तो खत्म हो गया, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं हटाओ। केवल मंदिर मस्जिद की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में भाईचारा संगठन इतना मजबूत हुआ है। आपको मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, आप देख लिए उत्तर प्रदेश के ऐसे घर परिवार में किसी का घर न छूटा हो। अब तक राशन फ्री राशन जा रहे हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो, आटा हो, डलडा हो, सरफ हो, साबुन हो। वो एक जात को नहीं जा रहा है, एक मजहब को नहीं जा रहा है, सर्व समाज को जा रहा है, सब समाज को जा रहा है। तो ये बताइए, आपके डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, जब आपने विकास किया है, घर घर राशन भेजवा रहे हैं, सर्व समाज को भेजवा रहे हैं, तो फिर अयोध्या के बाद मथुरा मंदिर क्यों नाम ले रहे हैं कि मथुरा मंदिर बनेगा, ये होगा? क्यों नहीं विकास पर और राशन पर वोट मांग रहे हैं? हम विकास पर और राशन पर और भारतीय संस्कृति पर ही हम मांगते वोट हैं। लेकिन जिस तरह आप राशन की और क्षेत्र की समस्या की बात कर रहे हैं, मथुरा मंदिर और अयोध्या मंदिर की बात कर रहे हैं, तो इस मंदिर के आधार पर भी हम लोग भारतीय संस्कृति की पार्टी है। हम भारतीय संस्कृति की रूपरेखा को ले जाना हमारा पहला नारा है। हम भारतीय संगठन में जो भारतवर्ष की संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। चाहे मथुरा की बारी हो, चाहे अयोध्या की बारी हो, चाहे नेक्स्ट कहीं और की बारी हो, लेकिन भारत की संस्कृति को हम छोड़ नहीं सकते। कई पूर्व मंत्री बीजेपी से इस्तीफा देके सपा ज्वाइन कर लिए हैं। दारा सिंह चौहान हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं बीजेपी के लोग? भारतीय जनता पार्टी संगठन इनको कैसे देख रहा है, ये तो हम छोटे कार्यकर्ता हैं। हम अगर सवाल का जवाब दें तो कई बड़े नेता सोचेंगे विरोधी दल के कि छोटा सा कार्यकर्ता इतना तेज बोल रहा है। मैं आपके ही माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय दारा सिंह चौहान जी को, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, कि अब तक दलित पिछड़ा की याद नहीं आई। माननीय मौर्य जी से आप जाकर जरूर पूछिएगा कि जब बहन मायावती जी के पैर को छू कर प्रणाम बोलते थे और भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, हाथ मिलाइए किसी का पैर न छूइए, तो यहाँ सम्मान है और जहाँ अपमान है आप वहाँ अपमान की बात करते हैं। पहले वही बहन मायावती आपको आगे बढ़ाई, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आके मजबूत हो गए। आप खुद के मंत्री हैं, बेटी खुद की सांसद हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी ने वो 4 सीट से आपके बेटे को टिकट दिया था और फिर आप चुनाव हार गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की पार्टी नहीं है। मैं मौर्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब वो अच्छे जगह गए हैं जहां कम से कम घर परिवार में 50 कुर्सी पर घर परिवार के लोग बैठे हैं, जहां के खुद ही घमंडी बेटा माननीय अखिलेश भैया जी खुद ही घमंडी बेटा जो अपने पिता का नहीं हुए, अपने चाचा का नहीं हुए, वो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य क्या होंगे? माननीय दारा सिंह चौहान जी और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। अखिलेश जी सरकार बनाने जा रहे हैं।
कौन? अखिलेश जी सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय अखिलेश जी सरकार ना बनाने जा रहे हैं, ना सरकार में आने वाले हैं। वो रात को सपना देखते हैं श्री कृष्ण कन्हैया जी का। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राधे माँ का श्री कृष्ण कन्हैया जी के नाम पर एक अगरबत्ती आज तक जलाए होंगे कि नहीं? इतना ही नहीं, जो इंसान भारत माता की जय बोलने में हिचक रहा हो वह उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कहीं आने वाले नहीं हैं। कम से कम भारत माता की जय तो इस धरती का कण कण में पत्थर है। आपने देखा होगा, जो इंसान भारत माता की जो न बोल रहा हो वो समझिए जरूर जातिवाद का। वो तो कहते हैं धरती माँ से बड़ा क्या है, धरती माँ हमारी है। वो तो हम भी कहते हैं कि धरती माँ सब आपकी हैं, धरती माँ मेरी हैं। तो आपको जन्माया कौन ये नहीं कह सकते हैं, ईश्वर हैं कि नहीं है? ये भारतवर्ष की लड़ाई आज़ादी के पहले लड़ा कौन? इसका मतलब जो वीर सपूत आज चले गए भारत को छोड़कर, उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोला था, उन वीरों से बढ़ के वीर हो गए हैं। तो जैसे वीर हैं वैसे खेती करना, वैसे तो इनको काटना ही पड़ेगा। अब वो समय दूर नहीं है, जनता अभी 10 मार्च के पहले बता देगी कि फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। के पास सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं, विकास नहीं हुआ है। इसको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए ये मुद्दा कुछ नहीं है। हाँ, उनकी सरकार थी, मुझे याद आता था कि भूमि माफिया, ज़मीन हड़पने वाले लोग और वर्चस्व सीमा पर किसी भी जाकर मंदिर को, मस्जिद को आपस में लड़ाने का काम अपनी सरकार ने किया था। ये इस समय का चुनाव उनकी रोजगार का कहीं स्पीच अगर उनकी आती हो तो आप बता दीजिए। इस समय का उनकी स्पीच सिर्फ इतनी आती है कि भाजपा हटाओ हमको लाओ। मैं आंसर लेना चाहता हूँ, आपसे ही प्रश्न करना भी चाहता हूँ कि आप जरा उनसे एक बार पूछिए कि भारतवर्ष की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बड़ा क्षेत्रफल का पॉलिटिक्स है, लेकिन यहाँ जो राजनीति वो कर रहे हैं ना कभी कोई कर पाया है और ना नेक्स्ट कर पाएगा। सबके साथ मिलकर तो कहें, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि आप एक मजहब की बात करिए, मैं तो कह रहा हूँ आप सबकी मजहब की बात करिए। हम लोग तो सबको वहाँ वोट मांगते हैं, हम लोग छोटे नेता जिला पंचायत के। लेकिन बीजेपी बात एक ही मजहब की करती है, सिर्फ हिंदू। नहीं, बीजेपी एक मजहब की बात नहीं करती। बीजेपी यह कहती है कि अगर भाई आप मेरे देश में रह रहे हैं, मेरे देश का खा रहे हैं, मेरी अन्नदाता हैं, मेरी धरती माँ है, तो आप एक बार बोलिए भारत माता की जय। अगर आपको नहीं बोलना है तो हमारे धरती पर रहने का कोई आपको अधिकार नहीं है। आपको जिताने के लिए आरोप लग रहा है कि असुद्दीन ओवैसी यूपी में एंट्री लिए हैं, कैसे देख रहे हैं? ये बात सब गलत है, ऐसी कोई बातें नहीं है। ओवैसी जी अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, हैदराबाद से लेकर यहाँ तक करते हैं, उनकी राजनीति है, ये वही जानते हैं। हम लोग खुद ही आगे बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो हम लोग को जिताएगा क्यों भाई? अगर इतना जिताने के लिए हम लोग चिंता है तो अपने क्यों नहीं लोग जीत जाते हैं? तो ये इसको मैं खंडन करता हूँ। क्या माना जाए 2017 विधानसभा चुनाव में यादव वर्ग ने 60% लगभग बीजेपी को वोट कर दिया। अब 2022 में यादव समाज को एक करने के लिए अखिलेश यादव ने तमाम हथकंडे अपनाए हैं। तो क्या लग रहा है कि यादव समाज से आप भी आते हैं काफ़ी लंबे समय से बीजेपी में, तो इस बार यादव वोट कर रहा है क्या सपा को? मैं तो यही जानता हूं कि अपनी माटी, अपना देश, खुद का मुलायम, खुद का अखिलेश मैं हूं। मैं किसी अखिलेश मुलायम को नहीं जानता। ये कही मेरे जीवन की शैली है कि भगवान विष्णु, राधे श्री कृष्ण कन्हैया का मैं वंशज हूं और उन्होंने यह शिक्षा दिया था कि समाज में अगर रहना है तो भारतीय संस्कृति के साथ बढ़ते समय पापियों को नरसंहार करना है। तो मैं नहीं समझता, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये खुद ही शिवपाल का रोल अदा कर रहे हैं माननीय अखिलेश जी। ये यादव कहीं जाने वाला नहीं है, यादव इतना गंवार नहीं है। इटावा, कानपुर, मैनपुरी का यादव यादव है, पूर्वांचल का यादव यादव नहीं है। याद करें वो दिन जब यूपीपी के परीक्षा हो रही थी, पीएससी की परीक्षाएं हो रही थी, रनर की विभाग की परीक्षाएं हो रही थी, पीएससी की हो रही थी। उस समय कानपुर, इटावा, सैफई को यादव को तन मन से नौकरी लगवाए। पूर्वांचल एक भी यादव को रोजगार नहीं दिया। तो यहाँ के यादव उनको नेता नहीं मानते। यहाँ को तो यादव तुरंत जानने वाले हैं महाराज जी के। पूर्वांचल के यादव को अखिलेश यादव अपना गुलाम समझते हैं। हाँ, गुलाम समझते हैं और ये समझते हैं कि इधर पूर्वांचल के मुसलमान और यादव हमारे गुलाम हैं, हम कुछ भी करेंगे तो हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो 5 साल में योगी जी ने पूर्वांचल के यादव और मुसलमानों के लिए क्या किया है? बिल्कुल सम्मान किया आपने। देखिए, यही माननीय संतराज यादव जी को राज्य मंत्री का उन्होंने दर्जा दिया। आज तक मैं नहीं देखता गोरखपुर मंडल में या समाजवादी पार्टी की सरकार रही है या किसी यादव को खड़ा करके मंत्री बना दिए हो। आप देखिए, इतने बड़े समाजवादी पार्टी के नेता बालेश्वर यादव थे, कहाँ हैं?
आप देखिए बाबूलाल यादव जी की परिवार कहाँ है, राम नगीना यादव जी का परिवार कहाँ है, राम इकबाल यादव जी का परिवार कहाँ है। इस यादव की बात कर रहे हैं अखिलेश भैया जी। कभी एक बार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठाइएगा, हम बताएंगे पूर्वांचल के यादव उनका बस की गुलामी नहीं करता। वो याद करें कि यहाँ के यादव किस तरह प्रताड़ित होते हैं, और सिर्फ का सिर्फ अगर होते हैं तो उसमें अखिलेश यादव जी का हाथ है, तभी यहाँ यादव परेशान होते हैं। यहाँ के यादव जो भारतीय जनता पार्टी में है वो मजबूत स्थिति में है। आप मुझे ही देखिए, मैं 2 बार जिला पंचायत सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का, 2 बार युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ, मैं यादव जनजाति से आता हूँ। तो हमको तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान करती है। हम कैसे कहेंगे भारतीय जनता पार्टी हमको आगे नहीं बढ़ाती है? आप बताइए उनके पार्टी में कौन ऐसे यादव जो आगे बढ़कर चढ़े हुए हैं भाई? ऐसा कोई रूपरेखा नहीं है। कानपुर इटावा सैफई वगैरह का वह जातिवाद है। इधर का यादव फिर 60% बीजेपी के साथ जाएगा। मतलब बीजेपी आ रही है? बीजेपी आ नहीं है, प्रचंड बहुमत से आ रही है। अखिलेश यादव एक स्लोगन दिए हैं, आ रहे हैं अखिलेश, इसको कैसे देख रहे हैं? वो ये कह रहे होंगे हम जा रहे हैं फिर भाजपा आ रही है, उनका सोल्यूशन होगा। सपा नेता, पूर्व मंत्री, तमाम लोग डाल रहे हैं कि आ रहे हैं अखिलेश 10 मार्च। वो कह रहे हैं कि आपका मनोभाव, आपका जो रूल है, आपका जो पॉलिटिक्स है, घर से भगाओ बाहरी बुलाओ, तो अखिलेश भाई आप जा रहे हैं फिर भाजपा आ रही है। लेकिन वेगी जी की सरकार में ये कहना कोई गलत नहीं है यादव जी कि पहले लोग गुंडागर्दी करते थे, अपराधी गुंडागर्दी करते थे, लेकिन यहाँ पुलिस विभाग के अधिकारी बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी किए हैं। कई मामले आप गोरखपुर का उठा लीजिए, कई जगह के मामला देखिए, कसिया थाने का ले लीजिए। संतोष सिंह के साथ ही बीजेपी सरकार में 3-3 मुकदमे लिखे गए, और वो कहना जो भी मुकदमे लिखे गए वो जनता के हित में ही लड़ने गए थे। तो कैसे देख रही है इसको बीजेपी? सुधार करेगी या फिर? भारतीय जनता पार्टी के पर अब तक इस तरह की तो मुझे सुनने को नहीं मिला है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा मतलब हुआ है, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जानी होगी कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या रूल है, क्या स्वभाव है, क्या ऐसी बातें हैं। हमसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के संगठन तेज है। हो सकता है उनके कान तक के बात पहुंची हो। जितना मैं जाना उतना मैं इसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। कानून व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ है? सपा और बीजेपी सरकार में क्या अलग कुछ देख रहे हैं, बता दीजिए। कानून व्यवस्था बहुत अच्छा रहा हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यही समाजवादी की जब सरकार थी तो पासपोर्ट के नाम पर 2000 रुपये, पिस्टल के लाइसेंस के नाम पर 1000 रुपये, पैरवी करने के नाम पर 10,000 रुपये, 20,000 रुपये माननीय एसपी साहब को, 4-4 लाख रुपया में ट्रांसफ़र एसपी महोदय को, 2 लाख रुपया में एसओ को, सीईओ को। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ। इसके लिए इनको हन की दिक्कत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में बस एक ही हुआ, जहाँ रहेंगे काम ईमानदारी से करेंगे, ना हम पैसे लेंगे ना हम देंगे। मतलब नीतीश यादव जी अखिलेश जी को आने नहीं देंगे। हमारी तो चले तो हम कहें कि अखिलेश भैया जी थोड़ा आप भी अपनी पॉलिटिक्स को, नेचर को बदलिए और समाज में अच्छे जाकर संदेश दीजिए, जहां जनता आपका सम्मान करे। कभी भी उच्च नेताओं को, कभी भी पार्टी की किसी भी पार्टी को अश्लील बोलने के पहले, जहरीला बोलने के पहले, संगठन को विरोध में बात करने के पहले, उत्तर प्रदेश को तोड़ने के पहले अपनी विचार बदलिए। निश्चित तौर पर कभी न कभी जनता आपको विचार करेगी। एक हमारा अंतिम सवाल है, मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव बीजेपी में आ गई, स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की जो सांसद भी हैं बदायूं से, वो भी बीजेपी में। तो बेटियां और बहन बीजेपी में और ये लोग सपा में क्यों? क्योंकि बहन बेटी की इज्जत होती है भाजपा में, सपा में तो होती नहीं। तो जहाँ दल बदलने की इच्छा होती है वो सपा में होती है। जो मतलब उस कैटेगरी के मंत्री हैं, भागो भागो, हमारा लड़का भी मंत्री, मैं भी मंत्री, वो सपा में होती है। और बहन बेटी की रक्षा भाजपा में होती है। तो वो भी जानते हैं कि हमारी बहन बेटी सुरक्षा अगर कहीं रह सकती है तो भाजपा में। इसलिए अपनी सब लोग अपनी बहन बेटी, हमारी भी बहन बेटी भाजपा में सुरक्षित हैं, तो इसलिए भाजपा के सांसद हैं। इसलिए अपाड़ा बहन भी आई हैं, तो अपाड़ा बहन जी का भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज मुलायम सिंह का आशीर्वाद भी लिए हैं? और बिल्कुल लेंगे, क्योंकि माननीय मुलायम, मतलब बीजेपी से भी लड़ने के बाद मुलायम सिंह का आशीर्वाद और वेगी जी का और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का आशीर्वाद लेना जरूरी है जीत के लिए। देखिए, जहाँ तक मेरी अनुभव है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही एक अच्छे विचार की पॉलिटिक्स किए। समाज को उन्होंने हमेशा अपने दिशा अनुसार सबसे मिलाकर चलने का काम किया, किसी को उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया। अब चूँकि वो भी माली उम्र धीरे धीरे अगर पड़ाव पर जाती है तो सत्य असत्य का न्याय तो जरूर मिल जाता है। आप देखे होंगे अपाड़ा बहन को उन्होंने ललाट पर आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा है, जाओ बेटी चमकती रहो और तुम आने वाले कल की चाँद हो। तो जरूर बहन का आशीर्वाद मिला है अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। तो देखिएगा कुछ ही दिन के अंदर बहन चाँद तरह चमकेगी, लेकिन सपा की जो दुर्गति होगी उनके आगे आएगी।